Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is membrane structure and function part 2. तो जैसे कि आपको पता है हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं डिटेल में और हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मैं ऑलरेडी एक पार्ट करवा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके उस पार्ट को देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स जो है आपके क्लियर किए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो वीडियो पे टैप कर सकते हो। सो गाइज़, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DVT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइज़, यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल है। जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ फॉर सेल बायोलॉजी, ठीक है। और साथ ही साथ गाइज़ आपको PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल्स में सारी वीडियोज़ के अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो आज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2 है, ठीक है। चलो, सो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। बेसिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कैसे जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से मॉडल दिए थे ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। कितनी जो है लिपिड बायलेयर की थिकनेस होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ा था। और अब हम पढ़ने जा रहे थे किसको, जो फॉस्फोलिपिड्स है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है इन लिपिड्स, ठीक है। तो इसको हम अब आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के फॉस्फोलिपिड्स जो है हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोटिडिल क्लोरीन, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, फॉस्फेटिडिल सीरीन, फॉस्फेटिडिल इनिसिटॉल, फॉस्फेटिडिल इथेनॉलमीन। ऐसे डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो होते क्या है फॉस्फोलिपिड्स, जरा बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं। देखो, हमारी मेम्ब्रेन में जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मतलब हमारे पास में वो प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो दो तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और दूसरा है ट्राई ग्लिसरॉल, डैग और टैग, ठीक है। डैग का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है। ये किस में काम करता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ये हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है, एक्ट एज, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर्स होते क्या है, सबसे पहले प्राइमरी मैसेंजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। प्राइमरी मैसेंजर्स वो होते हैं जो कि सेल के बाहर काम करते हैं। अगर ये सेल है आपकी, सेल के बाहर जो फंक्शन कर रहे हैं सिग्नलिंग में, मैसेंजर का मतलब मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोटीन हो सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो सेल के बाहर जाके काम करते हैं, बाहर से सबको सिग्नलिंग देते हैं, उनको हम प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स वो होते हैं जो मैसेज देने का काम करते हैं इनसाइड द सेल। जो भी इनसाइड द सेल मैसेज देने का काम करेगा उन्हें हम सेकेंडरी मैसेंजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वर्क इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो है वो काम करते हैं। प्राइमरी मैसेंजर कहाँ काम करेंगे, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जो है वो काम करेंगे। आप चाहे तो लिख लेना, जिसको नहीं पता वो नोट्स में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं यानी डैग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रही हूँ PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रिकर्सर की तरह ये काम करते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। सो जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं ये कैसे टाइप के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अगर इनका ये हाइड्रोफिलिक हेड है, कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दो जो है आपको जो हाइड्रोफिलिक टेल है, दो टेल आपको देखने को मिलेगी, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, डैग है, ठीक है, यानी डाईएसाइल ग्लिसरॉल, दो एसाइल के ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, ये दो टेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की, टैग की।
ट्राइसैलग्लिसरॉल आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जनरली इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट, फैट के स्टोरेज में मदद करते हैं। जनरली एनिमल्स में अगर हमारी बात करें तो एनिमल्स में हमारे अंदर किस में प्रेजेंट होते हैं? ये लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में आपका फैट स्टोर होता है, लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं, जो आपके ट्राइसैलग्लिसरॉल है ये फॉर्म करते हैं मोज़ोम्स, ठीक है, ग्लाइसेरोलोमोज़ोम्स, ठीक है, थोड़ा लंबा सा स्पेलिंग है इसका, ग्लाइसेरोलोमोज़ोम्स फॉर्म करते हैं। ये होता क्या है गाइस? जो ग्लाइसेरोलोमोज़ोम्स है ये क्या है? फैट ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फैट ड्रॉपलेट्स। कई बार आपको जो है CSIR में पूछ लिया जाता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। फैट ड्रॉपलेट्स तो सबको ही पता है, ठीक है, कि ट्राइसैलग्लिसरॉल जब फैट को स्टोर कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो फैट ड्रॉपलेट्स बनाएगा, ठीक है, लेकिन ग्लाइसेरोलोमोज़ोम्स नहीं पता होगा, ठीक है। तो अगर ग्लाइसेरोलोमोज़ोम्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि इसी को हम जो है वो फैट ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ट्राइसैलग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा आपका? इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। 3 जो है आपको जो हाइड्रोफिलिक फोबिक टेल है वो 3 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हेड तो एक ही होता है, टेल जो है आपको 3 दिखने को मिलेगी ट्राइसैलग्लिसरॉल के केस में, और डाइसैलग्लिसरॉल के केस में इस तरीके से। तो आपकी मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है? आपको क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट में, तो कौन सा प्रेजेंट होता है? डैग, डाइसैलग्लिसरॉल हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ट्राइसैलग्लिसरॉल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनका जनरली काम होता है फैट स्टोरेज करने का, और ये प्रेजेंट होते हैं लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में। ओके, आई बात समझ में? तो इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आपको बता देती हूँ पेज लेके, ठीक है। तो देखो गाइस, जो फॉस्फोलिपिड है, अब डैग, जैसे कि डैग मैंने आपको बताया कि प्रिकर्सर है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का, ये था, इसी से सारे मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स बने। डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फेटिडिलकोलिन, फॉस्फेटिडिलिनएसिटोलामीन, फॉस्फेटिडिलिथेनोलामीन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये सब किसके प्रिकर्सर हैं? डैग के। अब आपका डैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डाइसैलग्लिसरॉल का तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड हो गया और एक हाइड्रोफोबिक टेल हो गया। जब इस डैग में क्या हो जाता है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। जब इसको फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है आपको, फॉस्फोटिडिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोटिडिक एसिड बनता है जब इस डैग पे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड हो जाता है। अगर यहीं पर आप एक बल्की ग्रुप ऐड कर जाओ इस फॉस्फोटिडिक एसिड पे, यानी आपका ये फॉस्फोटिडिक एसिड हो गया, यहाँ पे ये फॉस्फोरस था, ये फॉस्फोटिडिक एसिड मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ PA, ठीक है, इसको शॉर्ट में PA बोला जाता है। अगर आपने इस पे बल्की ग्रुप कोई ऐड कर दिया है, बल्की ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे कोलिन ग्रुप हो गया, इनिसिटॉल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अगर आपने कोई बल्की ग्रुप ऐड कर लिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस बल्की ग्रुप में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपका कि कोलिन ग्रुप ऐड हो गया, कोलिन आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा, फॉस्फोरस फिर कोलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब हम इस मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को क्या बोलेंगे? फॉस्फोटाइडिल कोलिन, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है। अब जो चेंज होगा ना गाइस आपका, वो सिर्फ बल्की ग्रुप होगा। हो सकता है यहाँ पे कोलिन की जगह सीरीन आ जाए, इनिसिटॉल अमीन आ जाए, ठीक है, इनिसिटॉल आ जाए, सॉरी, इथेनॉल अमीन आ जाए, जो भी ग्रुप आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आगे आई बात समझ में आपको, डैग पे कैसे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, फिर उसे हम फॉस्फेटिडिक एसिड बोलते हैं। जब फॉस्फेटिडिक एसिड पे डिफरेंट टाइप के बल्की ग्रुप ऐड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेटिडिक एसिड समझ में आ गया। डाइसैलग्लिसरॉल पे जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो उसे हम फॉस्फेटिडिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात सबको आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब सारे फॉस्फोलिपिड्स को मेन जो आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको समझ लेते हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये किससे बनता है? फॉस्फेटिडिक एसिड डैग पे जब आपका डाइसैलग्लिसरॉल पे जब आप फॉस्फेट ऐड करते हो तो आपका क्या बन जाता है? फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिल कोलिन कैसे बनता है? तो कैसे बनता है? जब आप
फॉस्फोटिडिक एसिड, फॉस्फोटिडिक एसिड कैसे बना, डैग प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो जब आप फॉस्फोटिडिक एसिड यानी PA पे क्या ऐड कर देते हो, कोलिन ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप है वो क्या है, कोलिन। जब उस बल्कि ग्रुप पे आप कोलिन ऐड कर दोगे तो फॉस्फेटिडिल कोलिन हो जाएगा। फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन कब बनेगा, जब आप फॉस्फेटिडिक एसिड पे जो बल्कि ग्रुप है वो इथेनॉल अमीन ऐड कर दोगे, इथेनॉल अमीन ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो है वो क्या बन जाएगा, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। आपका जो फॉस्फेटिडिल सीरीन है वो कैसे बनेगा, जब आप फॉस्फेटिडिक एसिड पे क्या ऐड कर दोगे, सीरीन ग्रुप, एज अ बल्कि ग्रुप आप सीरीन ग्रुप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडिल इनएसिटॉल। फॉस्फेटिडिल इनएसिटॉल कब बनेगा, जब आप फॉस्फेटिडिक एसिड पे बल्कि ग्रुप की जगह पे इनोसिटॉल ऐड कर दोगे, ठीक है। इनएसिटॉल ऐड कर दोगे तो आपका फॉस्फेटिडिल इनएसिटॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद इजीली हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर किसी को भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है वो फॉस्फोलिपिड, डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। अब देखो गाइस, प्रिकर्सर कौन है, डैग तो सभी में है ना, बेसिक स्ट्रक्चर जो डाइसाइल ग्लिसरॉल का है वो आपको सब में देखने को मिल रहा है, उसी पे फॉस्फेट ऐड हुआ है और बल्कि ग्रुप्स, अदर बल्कि ग्रुप्स जो है वो ऐड हो रखे हैं, तो उसी से वेरिएशन आती है और डिफरेंट टाइप की आपको फॉस्फोलिपिड्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन। फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो सबसे जो अबंडेंट होता है ये फॉस्फोलिपिड, वो कहाँ होता है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में। मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिख लेना, जो जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से लिख लेना कि ये जो है सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन में ये मोस्ट अबंडेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो साइटोसोलिक फेज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपका साइटोसोल है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये आउटर मैंने रेड कलर से दिखा दिया और इनर मेम्ब्रेन जो लिपिड की बाइलेयर है वो मैंने ब्लैक कलर से दिखा दिया, ठीक है। तो आपकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से बताई थी मैंने आपको, इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स लगे होते हैं और जो आउटसाइड होगी मेम्ब्रेन के वो इस तरीके से लगी होंगी, ठीक है। तो जो आपका फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हाई कंसंट्रेशन में आपके साइटोसोलिक फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन होता है वो प्रेजेंट होता है हाई कंसंट्रेशन में इन साइटोसोलिक लीफलेट, यानी साइटोसोल की तरफ फेस किया होगा। साइटोसोल की तरफ कौन फेस किया हुआ है, ये वाला एरिया यहाँ पे आपको देना, ठीक है, ये इतना रीजन, ठीक है। तो ये साइटोसोल को तरफ फेस करा है, इतना रीजन जो है ये बाहर की तरफ फेस किया गया है, ठीक है। तो ये साइटोसोलिक फेस और ये एक्सटीरियर फेस। तो आपको कौन से रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो साइटोसोलिक पे फेस किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा इसका जो नेट चार्ज होता है फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन का, अगर मैं pH 7 पे देखूं, एट pH 7 नेट चार्ज इसमें कितना होता है, 0 होता है। नेट चार्ज जो है वो 0 होता है। जनरली आपको जितने भी फॉस्फोलिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में है, उनमें नेट चार्ज या तो नेगेटिव देखने को मिलेगा या 0 देखने को मिलेगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, तो आई होप आप लोगों को फॉस्फेटिडिल इथेनॉल अमीन के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉस्फेटिडिल कोलिन। फॉस्फेटिडिल कोलिन को हम लेसिथिन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको लेसिथिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेसिथिन बोल के, ठीक है। तो आपको दोनों नेम याद रखने हैं, इसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं। ये एक्सोप्लाज्मिक फेज में प्रेजेंट होता है इन हाई कंसंट्रेशन। एक्सोप्लाज्मिक फेज, इसी को हम एक्सोप्लाज्मिक फेज या एक्सटीरियर फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्मिक फेज भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से समझ में आ गया आपको कि साइटोसोलिक लीफलेट या साइटोसोलिक फेज किधर है और एक्सोप्लाज्मिक या एक्सटीरियर फेज किधर है, ठीक है।
तो फॉस्फेटिडिलकोलिन आपको एक्सोप्लाज्मिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन ज़्यादा प्रेजेंट देखने को मिलेगा और ये हाई कंसंट्रेशन में आपको आरबीसीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडिलसीरीन। फॉस्फेटिडिलसीरीन को हम सिफेलिन भी बोलते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रेजेंट इन साइटोसोलिक फेज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोलिक फेज में प्रेजेंट होता है इन मेम्ब्रेन इन हाई कंसंट्रेशन, यानी ये हाई कंसंट्रेशन में कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोलिक फेज में, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और ईट मी सिग्नल, एपोप्टोसिस के टाइम पे जो ईट मी सिग्नल आता है वो भी जो है वो यही फॉस्फेटिडिलसीरीन ही देता है, ठीक है। अब देखो ये ईट मी सिग्नल कैसे देता है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो जब हमारी सेल्स में, मैंने आपको बताया है कि हमारी सेल्स जो है वो अपोप्टोसिस करती है। अपोप्टोसिस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे कि मैंने बताया अगर सेल के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो खुद ही खुद अपना अपोप्टोसिस यानी अपना सेल डेथ करवाती है, ये भी उसके पास में एबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर सेल में फॉर एग्जांपल कुछ गड़बड़ी चल रही है, ये कोई सेल है, ठीक है, पहले तो ये मस्त थी लेकिन अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, हो सकता है इसका डीएनए डैमेज हो गया हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम इसको हो सकती है, तो इसने क्या किया, इसने ये क्या करता है, जो फॉस्फेटिडिलसीरीन है, फॉस्फेटिडिलसीरीन अभी मैंने बताया कि साइटोसोलिक फेज में हमेशा ज़्यादा देखने को मिलता है। ये साइटोसोलिक वाला रीजन है, ये आउटसाइड वाला रीजन है, ठीक है। तो जब साइटोसोलिक फेज में जो आपका फॉस्फेटिडिलसीरीन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जिस टाइम पे सेल में गड़बड़ चलती है या सेल को अपना एपोप्टोसिस करवाना होता है तो उस टाइम पे सेल क्या करती है, जो अपने फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो फॉस्फेटिडिलसीरीन है उसको बाहर कर देती है, यानी जो भी अंदर को होते हैं फॉस्फेटिडिल उसको बाहर को कर देती है। इस तरीके से फॉस्फेटिडिलसीरीन जो है वो बाहर की तरफ कर देती है। अब ये ऐसा क्यों करती है, ताकि जो हमारी जो सेल्स हैं, जो फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, वो इजीली इसे रिकॉग्नाइज कर सकें और इससे पता चलता है कि इस सेल में कुछ गड़बड़ी है और इसका एपोप्टोसिस करवाना है, ठीक है। तो ये दिखाता है जब भी फॉस्फेटिडिलसीरीन जो है साइटोसोलिक के बजाय एक्सटीरियर फेज में ज़्यादा देखने को मिलता है, उस टाइम पे ये सिग्नल देता है सेल कि हमें खा जाओ, हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी है, किसी भी तरीके के वायरस अटैक है या व्हाटएवर। तो फिर जो फैगोसाइटोटिक सेल्स आती हैं, ये देखकर फैगोसाइटोटिक सेल्स इनको खा जाती है या मार देती है, ठीक है, जो भी करती है। तो ये जो है आपका ईट मी सिग्नल जो है, दैट्स वाई हम इसे ईट मी सिग्नल बोलते हैं, ये एपोप्टोसिस के टाइम पे बहुत काम आती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, फॉस्फेटिडिलसीरीन के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो भी बता देना, मैं वापस से बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल। फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल में जो नेट चार्ज होता है वो निगेटिव आपको देखने को मिलता है। ये प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक फेज ऑफ मेम्ब्रेन इन हाई कंसंट्रेशन, ये साइटोसोलिक फेज में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। ये सेल सिग्नलिंग में कैसे इन्वॉल्व होता है, जो फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल होता है, फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल फॉर्म करता है किसको, PIP2 को, PIP2 को। PIP2 क्या होता है, फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल 1,4,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, सेल सिग्नलिंग में आप ये डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। और PIP2 पे जब फॉस्फोलाइपेज C काम करता है, फॉस्फोलाइपेज C बीटा काम करता है, तो ये क्या है, एक एंजाइम है जो कि इसको ब्रेक डाउन कर देता है PIP2 को, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, डैग में, डाइसाइल ग्लिसरॉल में, प्लस IP3 में, ठीक है, इन दोनों में ये इसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इनोसिटॉल 1,2,3 ट्राइफॉस्फेट में, 2,4,3 ट्राइफॉस्फेट में। अब ये जो IP3 है ये एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करता है, डैग भी आपका सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 भी सेकेंडरी मैसेंजर है, और ये क्या करता है, IP3 क्या करता है, आपके जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो है वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। इसमें जो है लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, तो IP3 यहाँ पर बाइंड करता है और लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। तो आपको पता है SER जो है वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का, तो इसमें हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ये चैनल खुलता है तो तुरंत सारा का सारा कैल्शियम जो है वो आपके साइटोसोल में आ जाता है, जिससे कि आपकी सिग्नलिंग चल पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल है वो सिग्नलिंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये इन सब चीज़ों को डिटेल में आप सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हो, बस मैं आपको रिलेट करके बता देती हूँ कि यहाँ से आप कैसे, मतलब अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
ओके, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है मेम्ब्रेन लिपिड्स का, ठीक है। मेम्ब्रेन लिपिड्स में आते हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड आर्कियल ईथर लिपिड्स, जिसमें से हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज लिपिड्स आते हैं जो कि ट्राइग्लिसरॉल है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्राइग्लिसरॉल्स को, ठीक है। और यहाँ इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको दे रखा है कि ट्राइग्लिसरॉल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स की चेन होती है, मैंने ऐसे बताया था आपको, इस तरीके से 3 फैटी एसिड की चेन होती है। नेक्स्ट, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं उनकी जनरली 2 ही फैटी एसिड की चेन होती है। तो फॉस्फोलिपिड्स में जनरली आपके ग्लिसरेल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती है, जिनका कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ग्लिसरॉल होती है, 2 फैटी एसिड की चेन होती है, प्लस यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप और एक बल्की ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इनका जो याद रखना, इनका जो बेसिक है वो ग्लिसरॉल नहीं होता है, बैकबोन इनका ग्लिसरॉल नहीं होता है, ये स्फिंगोसिन होता है। लगता तो ऐसा है कि ग्लिसरॉल होगा, लेकिन ग्लिसरॉल नहीं होता है, स्फिंगोसिन होता है। ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगी स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में भी स्फिंगोलिपिड्स आते हैं और गैलेक्टोलिपिड्स आते हैं। स्फिंगोलिपिड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलता है और गैलेक्टोलिपिड्स का जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, 2 फैटी एसिड चेन और यहाँ पे मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आर्कियल ईथर लिपिड्स, आर्किया की मेम्ब्रेन के भी लिपिड्स हम पढ़ेंगे, जहाँ पे कि बैकबोन जो है आपकी ग्लिसरॉल की होती है और जो फैटी एसिड चेन होती है वो डाइफेनाइल चेन होती है और एक और ग्लिसरॉल की बैकबोन। इस तरीके से जो है आपके जो है वो आर्कियल ईथर लिपिड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जो रेड कलर का शो हो रहा है, यहाँ पर जो ये लिंकेज शो हो रहा है ग्लिसरॉल और इस फैटी एसिड के बीच में, ये रेड कलर का है, यानी ये ईथर लिंकेज है, ठीक है। जबकि जो हमारे एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया से लेकर एनिमल्स, प्लांट जितने भी हैं, सब में जो है वो एस्टर बॉन्ड होता है। यहाँ पे एस्टर जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में होता है वो एस्टर लिंकेज होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको आर्कियल में जो है वो आर्किया में ईथर बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये रेड कलर का, ठीक है। बाकियों में ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा मेम्ब्रेन के लिपिड्स हैं जो कि हम और आगे जो जाके कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपका इजीली जो है वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।